नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। रात के 9 बजने को है। मैं हूं आपके साथ मरुराज सक्सेना और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र पर मंथन कर रही है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने भी घोषणा पत्र को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का घोषणा पत्र ज्ञान पर आधारित होगा। ज्ञान के 4 शब्दों का मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति है। अगले 5 साल लगातार आने के बाद बीजेपी गरीबों, युवाओं, किसानों, महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती है। बीजेपी ने रक्षा मंत्री, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनावी घोषणा पत्र समिति का गठन किया था और यह कहा जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद पार्टी इसी तरह से काम करेगी। चुनावी घोषणा पत्र की तमाम बातों को पूरा करने पर फोकस होगा। इसमें विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा तैयार करने की भी बात कही गई है। मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना पर फोकस होगा। इसमें विकसित भारत का रोड मैप भी दिखेगा आपको। तो तमाम मुद्दों को लेकर के इसे तैयार किया गया है। ज्ञान इसका नाम दिया गया है, जिसमें गरीब पर फोकस होगा और साथ ही साथ गरीब के साथ किसानों, युवाओं, महिलाओं पर भी फोकस होगा। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक खबर है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट गया है और उनके इस दावे पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। जेल प्रशासन ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में आए थे तो वजन था उनका 65 किलो का और अभी भी वजन उनका 65 किलो ही है। आज उनका शुगर और बीपी का टेस्ट किया गया, जो कि डॉक्टरों के मुताबिक नॉर्मल बताया जा रहा है। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल की हेल्थ पर नया संग्राम, वजन पर मच गया सियासी घमासान। तिहाड़ में अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 72 घंटे भी नहीं बीते हैं कि उनकी सेहत से जुड़ी नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का दावा है कि जेल में केजरीवाल का वजन घट गया है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4.5 किलो। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आतिशी का आरोप है कि ये सब कुछ केजरीवाल की सेहत को खराब करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल की सेहत गिरने की खबर को नकार दिया है और कहा है कि केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। जेल प्रशासन का साफ कहना है कि जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। उनका वजन पहले भी 65 किलो था और अब भी 65 किलो ही है। केजरीवाल का शुगर लेवल भी नॉर्मल है, जबकि उनका बीपी भी सामान्य है और शायद यही वजह है कि आतिशी के आरोपों पर बीजेपी को भी मुखर होने का मौका मिल गया है। आतिशी को अप्रोच करने की हमें जरूरत नहीं है। पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद आरोप था। उनको चाहिए कि अपने अधिकारियों से भी कहें कि उनका ध्यान रखें। हमारी जानकारी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को बिस्तर घर का मिल रहा है, खाना उनकी पत्नी खुद बना के भेज रही हैं, तो कमी किस चीज़ की रह गई है। फिर भी अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता है तो जेल उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, सरकार उनकी है, चिंता कर ले। अब सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल की सेहत से जुड़ा यह नया शिगुफा क्यों छेड़ा गया। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा बयान दिया है। टीकाराम जूली का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा कि जो 400 की बात करते हैं, अगर 200 भी आ जाए तो टीकाराम जूली का नाम बदल देना। भीलवाड़ा में सीपी जोशी की सभा में बोले टीकाराम। कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी की जनसभा में शिरकत की थी। टीकाराम जूली का बड़ा बयान सामने है कि ये 400 की बात करते हैं, अगर 200 सीट पर भी आ जाएं
तो टीकाराम जूली का नाम बदल देना। तो एक तरीके से यहाँ पर चेतावनी बड़े लहजे में उन्होंने तंज कसा। उठाने का भी काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश को दिया ताकि कोई भी गरीब हो, चाहे वो स्वर्ण वर्ग का भी गरीब हो, उसके भी हितों की रक्षा इस देश के अंदर हो। ये लोग आप लोगों के जो ताकत है उसको छीनना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। वो वोट की ताकत इनको दिखा के इनको घर भेज देना। जो 400 पार की बात करते हैं, अगर 200 में भी आ जाए तो टीकाराम जूली का नाम बदल देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना उर रहमान सज्जाद नुमानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। नुमानी ने मुसलमानों की हालत को लेकर राहुल गांधी से तीखा सवाल किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर मुसलमानों की समस्याओं पर बात करने से इतना परहेज क्यों है। राहुल गांधी के भाषण में कभी मुस्लिम शब्द का जिक्र क्यों नहीं होता। उन्होंने राहुल गांधी को मुस्लिम समुदाय के प्रति नजरिया बदलने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि मोहब्बत की दुकान में दलित पिछड़ों के अलावा मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए। राहुल और कांग्रेस को मुसलमानों के साथ भी प्रतिबद्धता से खड़ा होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं कि उसकी अपनी जमीन बुरी तरह से हिल रही है। मुश्किल यह भी है कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जिनको अपना साथी चुना, वही कांग्रेस को हराने में जुट गए हैं। आज राहुल गांधी ने वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया है, लेकिन वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट भी है और राइट भी है। वायनाड सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र हैं और वहीं लेफ्ट की ओर से सीपीआई के एनी राजा को टिकट दिया गया है। वायनाड का मैदान, राहुल का संग्राम। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People. 2024 की लड़ाई दक्षिण से भर पाई। ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। वायनाड में राहुल गांधी वर्सेस लेफ्ट। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। क्या वायनाड में इस बार राहुल गांधी फंस गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल की वायनाड सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है और राहुल गांधी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं, इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी लेफ्ट से भी है। वायनाड सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। उनके सामने हैं लेफ्ट की उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी की तरफ से के सुरेंद्रन। आज राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया, तो लेफ्ट की उम्मीदवार एनी राजा ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया और रोड शो निकाला। बड़ी बात यह है कि वायनाड को राहुल गांधी अपना घर बताते हैं। वो यहाँ से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस सीट पर उन्हें एक तरफा जीत हासिल हुई थी। उन्हें कुल 7,06,367 वोट मिले थे और वो 4,31,770 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी राहुल गांधी वही करिश्मा दोहरा पाएंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस बार चूंकि लेफ्ट ने भी एक मजबूत कैंडिडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो इस बार पिछली बार की तरह से बहुत आसान लड़ाई नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनके जो लोग हैं वो पूरी मजबूती से यहाँ पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज वायनाड सीट पर नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है और 2024 की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को
और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो। इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। वायनाड कांग्रेस पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस कभी चुनाव नहीं हारी। ये लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई, तब से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं वायनाड में वोटों के समीकरण पर नजर डालें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक वायनाड में करीब 49% हिंदू, 29% मुस्लिम और 22% ईसाई आबादी है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि वायनाड में कांग्रेस पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का समर्थन ले रही है। एसडीपीआई ने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। एसडीपीआई को पीएफआई जैसे प्रतिबंधित गैर कानूनी संगठन का राजनीतिक चेहरा माना जाता है। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का समर्थन करने वालों की मदद ले रही है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। Or with very great pain they are saying that, you see, 4-letter word, that is Wayanad, and not even in 5 years of his tenure, not even once he has uttered that word in parliament. कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट पॉलिसी के कारण जो अपीजमेंट करता है उनको ही सपोर्ट करता है, इसीलिए एसडीपीआई जैसी देशद्रोही पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे बोले तो कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस को बताना चाहिए। और अब आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर एलएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एसपी गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने पर कहा कि इससे पलटी मारना नहीं बल्कि पटखनी देना कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। तो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अरुण गोविल हापुड़ पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका स्वागत भी किया। अरुण गोविल ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नमन किया। गुरुद्वारे में अरुण गोविल का पगड़ी पहना करके स्वागत किया गया। अभी बाबा साहब की प्रतिमा को हमने उस पर फूल अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम गुरुद्वारे की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, चुनावी माहौल टाइट है और इसलिए हर बार का भरपूर पलटवार सुनने को भी मिल रहा है। तो मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ ऐसा बोल गए जिससे कि सूबे का सियासी पारा अचानक से बढ़ गया है। कांग्रेस ने दिलावर के इस बयान पर कड़ा पलटवार भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। लाखों करोड़ में कमाए और 500 से ज्यादा लोग वोट जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत भी और डोडासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। ये भी जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। वीडियो मंगलवार का है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया की नामांकन रैली में कांग्रेस पर हमलावर हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो कहा था
उस पर कांग्रेस का पलटवार आना ही था। कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम के समर्थन में सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत तो खामोश रहे, लेकिन डोटासरा ने कड़ा पलटवार किया। मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे घूमते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और गहलोत के विरोधी खेमे के कहे जाने वाले सचिन पायलट ने टोंक में मदन दिलावर के बयान को अशोभनीय बताया। बड़ा अशोभनीय बयान है, आचार संहिता चल रही है, किसी समय जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है, इसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को भी लेना चाहिए। इधर डोटासरा के पलटवार से बेफिक्र बीजेपी ने खुलकर दिलावर का समर्थन किया। पार्टी विधायक जितेंद्र गोठवाल ने दिलावर के बयान का अक्षरशः समर्थन किया। देखिए, इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और डोटासरा नहीं, कई सारे लोग कांग्रेस के बड़े नेता जो इसमें लिप्त हैं, पेपर लीक के मामले में, घर घर नल योजना के मामले में, कई सारे घोटालों के अंदर ये लोग लिप्त हैं। निश्चित तौर पर ये जेल जाएंगे। मौसम सियासी है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या का पुराना वैभव लौट आया है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जब से रामलला अपने स्थान पर विराजे हैं, तब से अयोध्या की रंगत ही अलग दिखाई दे रही है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए देश दुनिया से भक्त राम नगरी पहुंच रहे हैं। चाहे अयोध्या वासी हो या फिर दूसरे शहर से आने वाले श्रद्धालु, हर किसी के चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो अयोध्या में रोजाना 1.5 से 2 लाख राम भक्त पहुँच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 2 महीनों में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं। वहीं छुट्टी या त्योहार के दिन तो श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। रामनवमी आने वाली है और इस दिन 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का दावा किया जा रहा है। तो रामनगरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देश और विश्व का केंद्र होने जा रही है। भगवान रामलला के नगरी में बात करें तो महज 22 जनवरी जिस दिन भगवान रामलला विराजमान हुए और 10 मार्च तक ये आंकड़ा श्रद्धालुओं का लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है, जो किसी भी देश और दुनिया में धार्मिक स्थल में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से कई गुना ज्यादा है। मक्का की बात की जाए तो पूरे साल में मक्का में मात्र 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचते हैं, तो वहीं वेटिकन यानी कि क्रिश्चियन के धार्मिक स्थल पर लगभग 90 लाख लोग पहुंचे थे। टेक्नोलॉजी के आधार पर हेड काउंट के सॉफ्टवेयर सीसीटीवी कैमरों में फिट हैं। उनके आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि यहाँ 14 घंटे में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। महज इतने कम समय में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया है। अभी तो साल के 9 महीने बाकी हैं। सोचिए साल पूरा होने पर आंकड़ा कितना ज्यादा होगा। इससे साफ हो जाता है कि अयोध्या दुनिया का पहला ऐसा धार्मिक स्थल है जो सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए जाना जाएगा। सरकार ने अयोध्या को धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया है। सड़क, रेल और हवाई यातायात को सुगम बनाया गया है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर जो हमारी फ्लाइट है, जो हमारी आने वाली ट्रेनें हैं, जो हमारे होटल हैं, सब फुल चल रहे हैं और इसलिए जो है यहाँ का पर्यटन विकास जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है।
भक्तों का सैलाब उमड़ने से अयोध्या वासियों के तो दिन ही बदल गए हैं। रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार के मौके मिल रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है एसओजी की कार्रवाई को लेकर के। बड़ी खबर इस वक्त की, डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा देने वाले को एसओजी ने पकड़ा है और पूरे खेल का भंडाफोड़ किया है। एसओजी ने सरकारी टीचर को पकड़ा है और बताया जा रहा है कि मनीष फॉर्म भरता था, रोशन परीक्षा देता था। इस मामले में आपको बता दें कि इस पूरे तरीके से एक एसआई और 2 पटवारी 2 एलडीसी भी बनाए गए थे। एसओजी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। बड़ी कार्रवाई एसओजी की देखने को मिली। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाली को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी टीचर को एसओजी ने पकड़ा है। मनीष दरअसल फॉर्म भरता था और रोशन परीक्षा देता था। बिल्कुल, एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक। और एसओजी की तरफ से जहां एक तरफ जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये बड़ी कार्रवाई एसओजी ने की है। ये तस्वीर उस शख्स की जिसके कारनामे आपको हैरान कर देंगे, जिसने शिक्षा को व्यापार बना दिया, और ऐसा शातिर टीचर जिसने पूरे शासन प्रशासन को लंबे समय तक चुनौती दी। अब ये शातिर टीचर रोशनलाल मीणा एसओजी की गिरफ्त में आ चुका है। दौसा से एसओजी रोशनलाल मीणा को धर दबोचा गया। एसओजी की गिरफ्त में आए दौसा के इस 3rd ग्रेड टीचर रोशनलाल मीणा ने राजस्थान में एक सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा, उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती, एलडीसी भर्ती और पटवारी भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी। पढ़ाई में होशियार रोशन ने पेपर इतना अच्छा सॉल्व किया कि सब इंस्पेक्टर सहित 5 असली अभ्यर्थियों का चयन हो गया, जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल भी कर ली। पढ़ाई में होनहार रोशन ने भी स्टेट लेवल पर 14 और केंद्र की 6 परीक्षाएं दी थी। रोशन के पकड़े जाने के बाद एसआई मनीष सहित 5 चयनित अभ्यर्थी अब फरार हैं। चयनित मनीष मीणा अभी नाचना जैसलमेर में इंटेलिजेंस में पदस्थापित है, वह कल से फरार है। वहीं दिनेश मीणा टोंक में पदस्थापित है। महेश मीणा सेल्स टैक्स दौसा में स्थापित है। सागर मीणा की बात करें तो वो पटवारी है। ये सभी आरोपी अभी फरार है। बताया गया है कि रोशनलाल मीणा सब इंस्पेक्टर मनीष के मार्फत ही मोटी रकम लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देता है। उसके बैंक खाते में तकरीबन 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी सामने आया। तो एसओजी पूरे एक्शन मोड में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।